हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 12th ऑफ मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम इलेक्शन। तो बीजेपी 4 स्टेट में इलेक्शन जीत चुकी है। आपका मणिपुर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में एंड इन गोवा। हाँ, पंजाब में नहीं जीत पाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म होगी एंड उसी चीज को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर। रीजन ये है क्योंकि मणिपुर में जो एग्जिस्टिंग अभी प्रेजेंट के जो चीफ मिनिस्टर है, अभी गवर्नमेंट भी बीजेपी की थी और चीफ मिनिस्टर भी बीजेपी के थे, एन बीरेन सिंह। लेकिन एन बीरेन सिंह के ऊपर एलिगेशन रखते रहते हैं कि वो डायनेस्टी चला रहे हैं अपनी, है ना, कि उनके फादर भी थे पॉलिटिक्स में, वो भी हैं, उनके बच्चे भी पॉलिटिक्स में आएंगे। और यूपी में जब कैंपेनिंग हो रही थी तो बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा यही था कि डायनेस्टी को खत्म करना है, परिवारवाद को खत्म करना है। और एक बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज है कि एग्जिस्टिंग चीफ मिनिस्टर को कैसे हटा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज उत्तराखंड से ये आ रहा है कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, वो खुद इलेक्शन हार गए अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का। उसी चीज को लेकर अभी कंफ्यूजन क्रिएटेड है कि मणिपुर में और उत्तराखंड में गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करनी है, कौन होगा वहां का लीडर, कौन होगा चीफ मिनिस्टर। ओके, मूविंग फर्दर। सो पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट आया, उन्होंने बोला कि हमारे हमारी जो टॉक हुई है यूक्रेन के साथ, उसमें थोड़ा सा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है ना, ये चीज तो बोला गया। लेकिन हाँ, ये नहीं बोल सकते कि वॉर खत्म हो गई या कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। नहीं, अभी वॉर चल रही है। अभी भी रशियन आर्मी जो है वो कीव को घेर के बैठी हुई है। कीव एंटर कर जाएगी, कुछ समय बाद वो कर जाएगी। सो हुआ क्या? सो यही कहना है पुतिन का कि हमारी जो टॉक हो रही है यूक्रेन के साथ, उसमें पॉजिटिव शिफ्ट दिख रहा है। एंड वहीं क्रेमलिन जो है, मतलब क्रेमलिन की तरफ से स्टेटमेंट आया। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, तो वैसे ही बोलते हैं, जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये स्टेटमेंट आया है। हम यूएस में बोलते हैं कि भाई के व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया है। तो वैसे ही रशिया के गवर्नमेंट की तरफ से जब स्टेटमेंट आता है तो बोलते हैं क्रिमिनल की तरफ से स्टेटमेंट आया है। तो क्रिमलिन जो है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर हमारे दो इश्यूज को आप रिजॉल्व कर दोगे तो हम ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। अब वो इश्यूज क्या है? पहला इशू ये है कि जो रिबेल ग्रुप है ऑन द ईस्टर्न यूरोप, लोहान्स वाला रीजन जो है, वहां पर आप सिविलियंस को नहीं मारोगे। दूसरा ये है कि नाटो का एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए ऑन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ यूरोप। दो ये कंसर्न्स अगर आप हमारे रिजॉल्व कर दोगे, इन दो क्वेश्चंस को अगर आप हमारे रिजॉल्व कर दोगे, उसका आंसर दे दोगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ वो खत्म हो जाएगा। दैट्स व्हाट क्रेमलिन हैज स्टेटेड इन देयर स्टेटमेंट। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है तो सिटी न्यूज को हम एक बार में स्किप करेंगे। या ऑन द स्टेट पेज। सो कल केरला में बजट प्रेजेंट किया गया और उसमें बजट में ये बताया गया कि हम लोग 2000 करोड़ रुपए जो है वो बजट में ला रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 और यूक्रेन के वॉर के चलते बहुत इन्फ्लेशन बढ़ी है, फूड के प्राइसेस बढ़े हैं। तो उसको टैकल करने के लिए कि फूड सिक्योरिटी मिले, है ना, फूड सिक्योरिटी मिले और जो महंगाई है उस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो एक 2000 करोड़ रुपए का एक अलग फंड बना दिया गया है इन दिस बजट दैट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द स्टेट ऑफ केरला yesterday, okay, to tackle the inflation and food security in the state of Kerala for the fiscal year of 2022-2023. अच्छा, एक चीज और, कल आंध्र प्रदेश में ही बजट प्रेजेंट हुआ, लेकिन हम कुछ चीजें समझ लेते हैं, थोड़ी इकोनॉमिक टर्म्स थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमने सुना होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर हमने सुना होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर हमने सुना होगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट, ये दिया हुआ रेवेन्यू डेफिसिट। हमने सुना होगा फिजिकल डेफिसिट। होता क्या है, तो ये सारी चीजें समझ लो। देखो, जब गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है ना, तो जैसे कि मान के चलो, आप गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया, निर्मला सीतारमण पार्लियामेंट में आई, उन्होंने लोकसभा में आई, उन्होंने बजट प्रेजेंट किया और बजट में बोला कि हम लोग 1000 करोड़ रुपए जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और 2000 करोड़ रुपीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि गवर्नमेंट फ्यूचर के लिए एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन कर रही है, जैसे कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना,
हाईवेज बनाना, रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना। सो दीज आर दी व्हाट, दीज आर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिससे गवर्नमेंट का क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल। हाल के हाल रिटर्न नहीं देगा, बट इन फ्यूचर रिटर्न देगा। जैसे स्कूल्स हॉस्पिटल हो गए तो ह्यूमन रिसोर्स रिटर्न मिलने वाला है ना। तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अगर आप गवर्नमेंट ऐसी चीज में पैसा लगाए जो आगे चलकर फ्यूचर में रिटर्न दे, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जो दिखे, टैंजिबल हो, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि उस एक साल में कितना पैसा खर्च करेंगे। जैसे वो कोई स्कीम है, फूड वाली स्कीम है कि भैया इस साल 5 किलो राशन जो है फ्री मिलेगा, सैलरी जो है वो बढ़ा दी गई हैं। तो दीज आर दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब आप पैसा खर्च करते हो पब्लिक के ऊपर या ऐसी चीजों के ऊपर एक साल में ही, जिसका रिटर्न हाल के हाल ही दिखता है। जैसे कि मान के चलो आपने किसी की सैलरी बढ़ा दी है ना, किसी की पहले 50,000 थी, आपने 70,000 कर दी, तो 20,000 रुपीज का क्या हुआ उस पर्सन के ऊपर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसने किया, गवर्नमेंट ने किया। अब उसे फायदा ये होता है कि उसके पास ज्यादा पैसा आ गया, तो मार्केट में वो ज्यादा पैसा लगाएगा, खर्च करेगा, तो गवर्नमेंट को भी क्या मिलता है, रिटर्न में पैसा मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है। तो कभी भी रिसिप्ट वर्ड आ जाए ना, रिसिप्ट, तो मतलब इसका मतलब गवर्नमेंट को पैसा मिला। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और अगर गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, और रिसिप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो गवर्नमेंट को टैक्स मिला, वो क्या है, रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट को पैसा मिला फ्रॉम दी पब्लिक, उसको बोलते हैं रिसिप्ट। और आपका रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल सी बात है कि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिटर्न कम है, रिसिप्ट कम है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। मतलब क्या, पैसा कम है, पैसा कम आ रहा है और खर्च ज्यादा कर रहे हो, तो आप डेफिसिट में जाओगे, तो वो होता है रेवेन्यू डेफिसिट। फिर एक होता है कैप, फिर एक और होता है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट का मतलब, तो ये तो सिर्फ रेवेन्यू था, बल्कि एक्सपेंडिचर तो कैपिटल भी होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग द टोटल रिसिप्ट। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है एज कंपेयर टू दी टोटल रिसिप्ट, चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, तो उसको ओवरऑल क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो हमेशा देखना फिस्कल डेफिसिट हो, कभी कभी हो भी सकता है ज्यादा, कभी कभी कम भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू रेवेन्यू डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट कम कब होगा, जब कैपिटल सरप्लस होगा। ठीक है, जो कि बहुत कम होता है, बहुत कम चांसेस है कैपिटल सरप्लस हो। चलो, मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, लेट्स सी। सो यस, कल महाराष्ट्र में बजट प्रेजेंट किया गया, और महाराष्ट्र ने यह बोला है कि हम लोग इस साल 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये चीज उन्होंने बोली है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जैसे हमारी इंडिया है, तो हमारी इंडिया इज समथिंग अराउंड $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उससे ज्यादा की इकोनॉमी है। एंड ये एस्टिमेट था कि बाय द एंड ऑफ 2025, फिस्कल ईयर ऑफ 2025, गवर्नमेंट जो है हमारी इंडिया जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन अभी रियलिटी में 3 है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई रेवेन्यू जनरेट करता है कोई स्टेट, तो वो महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो महाराष्ट्र ने वही बोला है कि हम लोग ने भी इंश्योर किया है कि बाय द एंड ऑफ 2023, फिजिकल ईयर ऑफ 2022, ये बोल देंगे बाय द एंड ऑफ फिजिकल ईयर 2022, हम लोग हमारी जो इकोनॉमी हो स्टेट की, वो $1 ट्रिलियन को सरपास कर जाए। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, इट्स अबाउट समथिंग अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी पॉलिसी को लेकर है, इसको अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। एंड दिस वन इज अबाउट द स्काईज वाइड ओपन, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस द शटडाउन दिस मिसगाइडेड एनर्जी पॉलिसी। अच्छा, ये लिखा इस वजह से गया क्योंकि ये एडिटोरियल जो लिखा गया ना, वो इस बेसिस पे लिखा गया कि गवर्नमेंट को न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक्सपेंशन या न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहा। ठीक है, अब कैसे, देखो, ऑथर ने जो स्टार्ट किया ना एडिटोरियल, ऑथर ने बड़े ही एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट किया। उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि देखो, देखा जाए तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो वर्ल्ड के लिए हजार्डस है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, क्योंकि न्यूक्लियर का कभी बेनिफिट देखने को नहीं मिला। हाँ, पास्ट में जब
रिन्यूएबल एनर्जी नहीं थी तब इसके बेनिफिट थे, बट उससे ज्यादा इसके नुकसान थे, हजार्डिया ज्यादा था। क्योंकि उन्होंने खुद बोला कि यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जब मिलिट्री बैटल हुई तो उसका कूलिंग सिस्टम अफेक्ट हुआ। तो अगर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर का कूलिंग सिस्टम खराब होता है, अफेक्ट होता है, तो डिजास्टर हो सकता है। अब डिजास्टर क्यों होता है उसका देखो, उन्होंने बोला कि देखो इस वाले रिएक्टर में जो रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन में, उसका कूलिंग सिस्टम अफेक्ट हुआ था, डैमेज नहीं हुआ था, जिससे जो हजार्डियस एक्टिविटी थी या जो बोल सकते हैं कि जो हीट थी वो कंट्रोल हो गई रेडियो एक्टिव मेटल्स की या रेडियो एक्टिव मटेरियल की। लेकिन उन्होंने बोला कि 11 साल पुरानी हम बात करें 2011 में, तो जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में सीवियर एक्सीडेंट्स हुए थे बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक एंड सुनामी, जिसके चलते उन रिएक्टर्स को क्विकली शट डाउन करना पड़ा, है ना। और जो न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव कोर्स हैं, है ना, जो न्यूक्लियर मेटल्स होते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगे, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगे। और जो एक तरीके से मेल्ट होने लगा, अर्थ भी मेल्ट होने लगी थी। क्यों? क्योंकि कूलिंग सिस्टम जो था वो सुनामी ने क्या कर दिया, डैमेज कर दिया था। तो न्यूक्लियर में इतनी हीट होती है, इतनी हीट होती है कि मतलब वो किसी भी चीज को डैमेज कर सकता है। रेडियो एक्टिव जो मेटल्स होते हैं या रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं, बहुत बहुत हीट होती है उनमें। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्या लगा होता है, कूलिंग सिस्टम लगा होता है। अगर वो कूलिंग सिस्टम खराब हो जाए तो डैमेज बहुत ज्यादा हो सकता है, बहुत डैमेज हो सकता है। तो वो फुकुशिमा में देखने को मिला था कि कितना डैमेज हुआ था। हाँ, इतनी जाने नहीं गई, लेकिन एक लोगों को दिमाग में आ गया कि फुकुशिमा डिजास्टर के चलते न्यूक्लियर एनर्जी जो है इन द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो कितना 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 प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, कितना हजार्डस हो सकता है अगर छोटा सा भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए न्यूक्लियर रिएक्टर में। ये चीज उन्होंने बोली। फिर उन्होंने बोला कि 2021 में ऑन 15 दिसंबर इंडियन पार्लियामेंट ने इन्फॉर्म किया था, सॉरी, इंडियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया था कि इंडिया जो है वो 10 इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएगी इन अ फ्लीट मोड। ठीक है। और उसके साथ उन्होंने एक चीज और बोली थी कि हम लोग 28 एडिशनल रिएक्टर्स बनाने वाले हैं, जिसमें से 24 रिएक्टर्स जो है वो इंपोर्ट होंगे कहां से, फ्रांस से, यूएस से और रशिया से। फिर ऑथर का यही कहना है कि आफ्टर फुकुशिमा ग्लोबल क्राइसिस एंड आफ्टर द यूक्रेन रशिया वॉर एंड द डैमेज ऑन यूरोप्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट, ये जो पॉलिसी है वो बहुत मिसगाइडेड है। मिसगाइडेड इसी वजह से है क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमने बनाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जो कि इकोनॉमिकली वाइबल होता है। लेकिन ऑथर ने बोला कि नहीं, इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है वो, है ना, बिल्कुल भी इकोनॉमिकल वाइबल नहीं है। उन्होंने खुद बोला है, उन्होंने फिर ऑथर ने खुद बताया कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है इट्स आर कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा उनमें कैपिटल लगता है, बहुत कैपिटल लगता है, और उसका रिटर्न नहीं होता। बल्कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करोगे तो वो ज्यादा चीपर होंगे, वो ज्यादा रिटर्न देंगे एज कंपेयर टू दी न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये चीज उन्होंने खुद बोली है, ऑथर ने खुद बताया। देन फिर ऑथर ने बताया कि यूएस जो है, यूएस भी न्यूक्लियर पावर को एक्सपेंड करता जा रहा है। वहीं उन्होंने 2008 में यूएस गवर्नमेंट ने बोला था कि हम लोग बाय द ईयर ऑफ 2030 114.9 गीगा वॉट तक न्यूक्लियर कैपेसिटी स्टैब्लिश कर देंगे, है ना। बट बताया जा रहा है कि यूएस उस पाथ पे चल रहा है और यूएस ने बाय द एंड ऑफ 2021 अराउंड 83.3 गीगा वॉट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी एक्सपेंड कर ली है अपनी। और फिर ये भी बोला है कि देखो इस न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जरूरत क्या है। उन्होंने खुद बोला कि हाँ, 1996 की हम बात करें, बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से आती थी 17.5%, है ना। 17.5% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो आती थी पूरे वर्ल्ड की, जो आउट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी 17.5% ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। लेकिन वही चीज अगर हम फिगर देखें कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी आती है आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट से इन द ईयर 2020, तो वो 10% है। तो फिर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को या न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्टैब्लिश करने की जरूरत क्यों है? ये चीज उन ऑथर का सबसे बड़ा कंसर्न है। फिर ऑथर ने बोला कि देखो इंडिया, अगर इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने हैं तो एक तो ये है कि भाई, एक तो वाइबल नहीं है, बहुत कैपिटल मांगता है
न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्टैब्लिश करना। और उसका ऊपर से ये रीजन है, उसका उसका इंडिया में न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश वैसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिया डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। क्योंकि इंडिया ने खुद बोला है कि हम लोग चाहते हैं कि लाइट वाटर रिएक्टर्स बनाए। इंडिया ने इस बारे में डील भी करी थी, इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन यूएस ने सप्लाई ही नहीं करा, इंपोर्ट ही नहीं करा। तो ऑन पेपर बस है कि इंडिया इतने इतने साल तक इतना इतना स्टैब्लिश कर लेगा, बाय द एंड ऑफ 2020 इतने हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर स्टैब्लिश कर लेंगे, बट रियलिटी में हुआ नहीं। सिर्फ 2 ही हुए रिएक्टर्स स्टैब्लिश आउट ऑफ 28। फिर उन्होंने बोला कि देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हम बात करें ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर इतना कॉस्टली होता है कि एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 15 रुपए खर्च होते हैं। 15 रुपए खर्च होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। और वहीं अगर हम सोलर पावर का यूज करें या सोलर विंड का यूज करें, तो वो इट विल अराउंड 2.14 या 2.34 यूनिट, इतना पैसा खर्च होता है बस। वहीं न्यूक्लियर रिएक्टर से 15 रुपए, वहीं सोलर प्लांट से या सोलर विंड से कितना, सिर्फ 2.5 रुपए, 2 रुपए से 2.5 रुपए। ये चीज उन्होंने बोली। फिर आगे ऑथर ने यही लिखा है, अंडरस्टैंडिंग रिस्क। एंड 2018 में जब गुजरात में बात हुई थी, गुजरात में स्टैब्लिश करना है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तो उस समय के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी का कंसर्न सबसे बड़ा यही था कि अगर न्यूक्लियर सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि वहां के जो लोग हैं, रेसिडेंट्स हैं गुजरात के, वो खुद इस चीज को अपोज कर रहे हैं, बिकॉज उनको फुकुशिमा डिजास्टर के बारे में पता है ना। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा डिजास्टर इंडिया में हो, और ऐसा डिजास्टर अगर इंडिया में हुआ तो इंडियंस के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया इज वेरी डेंसली पॉपुलेटेड नेशन, है ना। और वहां पर लैंड बहुत प्रीमियम है, और ऐसी चीजों में अगर आप पैसा खर्च करोगे, तो एक तो लैंड जा रहा है, दूसरा जो है कि अगर कुछ डैमेज हुआ तो कितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडिया में इमरजेंसी हेल्थ केयर इतनी अच्छी है भी नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। ये चीज उन्होंने बोली। फिर ऑथर का यही कहना है कि लोकल सिटीजन, मतलब जो सिटीजन्स का यही कहना है, उनका यही मैसेज है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है, डू नॉट रिलाई डू नॉट रियली बिलीव इन देयर ओन क्लेम्स। मतलब अगर हम बोलें यूएस से, कि यूएस को बोलें कि भाई देखो, ये न्यूक्लियर रिएक्टर हम खरीद रहे हैं आपसे, अगर कुछ डैमेज होता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन यूएस कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है। तो सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है कि अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अगर आगे चलकर कोई डैमेज होता है इसमें। लेकिन मैन्युफैक्चरर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही नहीं है, बोलते हैं सही है लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। तो मैन्युफैक्चरर्स को ही खुद भरोसा नहीं है अपनी बनाई हुई चीज पर। उनको लगता है कि ये चीज फेल हो सकती है, तो हमें ऐसी इंडस्ट्री में पैसा खर्च करने की जरूरत क्यों है। ये चीज ऑथर ने बोला। फिर लास्ट में ऑथर ने यही बताया कि इवन क्लाइमेट चेंज भी बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इंक्रीज करेगा रिस्क ऑफ एक्सीडेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक, अभी साउथ कोरिया में हुआ था, साउथ कोरिया में वाइल्ड फायर हो गई थी। ठीक है, तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पे फायर लग चुकी थी बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर। तो उन्होंने ये चीज बोली है कि बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, रिस्क बढ़ रहा है। ये चीज यहां पर ऑथर ने बताई है कि न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ऐसी पॉलिसीज हमें अडेप्ट नहीं करनी चाहिए। मूविंग फर्दर ऑन दी नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट द स्काईज वाइड ओपन। तो ऑथर ने यहाँ पर जो एडिटोरियल लिखा है, वो लिखा है कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो कॉमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऑपरेशन जो है वो रिज्यूम कर देगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब बाय द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ, है ना। तो ऑथर का ये कहना है कि इट्स अ बिग रिलीफ फॉर ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, जो कि सबसे ज्यादा हिट हुए थे, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। ऑथर ने खुद बताया कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एस्टिमेट किया था कि ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2022 बिकॉज ऑफ द कोविड 19 $201 बिलियन का लॉस हुआ है, इतना लॉस हुआ है, ये एस्टिमेटेड है। अब उसका रीजन ये है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, है ना। देन फिर ऑथर ने खुद बताया कि बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो बहुत खराब हुई, उसके साथ साथ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग थी वो 76% डाउन आ गई थी 2021 में, है ना। सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए थी बस इंडियन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, मतलब
3/4 ऑफ द अर्निंग जो है फॉरेन एक्सचेंज से वो इंडिया की रिड्यूस हो गई थी बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। फिर ये भी बताया गया कि दिसंबर 2020 में एस्टिमेट किया गया था कि टूरिज्म सेक्टर में अराउंड 21.5 मिलियन ऑफ जॉब्स जो है वो लॉस्ट हो चुकी हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसीजन बना लिया है कि वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो आपकी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनको फुली तरीके से रिज्यूम कर देगा। लेकिन ये कोइंसाइड कर रहा है आपका रशिया और यूक्रेन वॉर के साथ। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो रशिया के ऊपर बहुत सैंक्शंस लग गए। जब सैंक्शंस लगे तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। जब ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो एक ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन में डिसरप्शन आने का बहुत बड़ा डर पैदा हो गया। तो अगर हम बात करें तो भाई एयरक्राफ्ट कोई इलेक्ट्रिसिटी पे तो नहीं उड़ते। उनके लिए उनको एविएशन टर्बियन फ्यूल चाहिए और रशिया बहुत ज्यादा एशियन टर्बियन फ्यूल सप्लाई करता है, क्रूड ऑयल सप्लाई करता है। तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं और प्राइसेस इस साल 5 बार बढ़ चुके हैं आपका एटीएफ के एविएशन फ्लू के, ये बोल लो 5 बार बढ़ चुके हैं इसी साल में। अभी तक पूरा सिर्फ 3 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, रिकॉर्ड्स हाई टच कर रहा है। तो ऑथर का यही कहना है कि गवर्नमेंट को जितना हो सके इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस करना चाहिए क्रूड ऑयल के ऊपर, जिससे इस सेक्टर में बूम आए और एटीएफ के प्राइसेस जितने हो सके, जितनी ड्यूटीज उस पर लगती हैं उसको कट डाउन करना चाहिए, जिससे टूरिज्म जो है वो फिर से वापस आ जाए। एक बार वापस आ जाए फिर उसके बाद आप प्राइसेस बढ़ा सकते हो धीरे धीरे, है ना। आपकी जो ड्यूटीज का लॉस हो ड्यूटीज को आप कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ड्यूटीज को वैसे ही रखा तो टूरिज्म सेक्टर खत्म हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। बहुत लॉस होगा, कंपनीज को बहुत लॉस होगा। ये चीज यहां पर ऑथर ने बोली है। मूविंग फर्दर, पूरा इलेक्शंस के बारे में नहीं पढ़ना है। यस, ऑन द नेशनल न्यूज, सो भगवत मान ने बोल दिया है कि मैं 16 मार्च को पंजाब के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट का ओथ ले लूंगा। ये चीज उन्होंने क्लियरली बोल दिया। मूविंग फर्दर, सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉरेनर्स ऑर्डर्स को अमेंड किया है। उन्होंने बोला है कि देखो अगर कोई फॉरेनर इंडिया में रह रहा है तो उसको पासपोर्ट रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर मान के चलो पासपोर्ट खो गया या पासपोर्ट नहीं है उसके पास, तो उसके पास अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मतलब इमरजेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए या सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए या फिर कोई और अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो उसकी कंट्री ने इशू किया हुआ हो, ठीक है। ये चीज उन्होंने बोली है। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो मद्रास हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि हम लोग क्योंकि देखो एयर इंडिया तो चला गया, एयर इंडिया को तो टाटा ने खरीद लिया। लेकिन टाटा ने खरीद लिया तो टाटा एयर इंडिया के जितने भी एम्प्लॉइज थे वो अब एयर इंडिया के ही एम्प्लॉइज रहेंगे, बट अब वो प्राइवेट सेक्टर में हो गए, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो गया। तो यही कहना है मद्रास हाईकोर्ट का। तो कंसर्न था एयर इंडिया के एम्प्लॉइज पे कि क्या हमारी जॉब तो नहीं जा सकती, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बोला, मद्रास हाईकोर्ट ने अश्योर किया कि नहीं, एयर इंडिया के स्टाफ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। ये चीज उन्होंने बोली है। देन गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि मेडिकल जर्नल जो है लेंसेट, उसने जो डेथ फिगर बताया है इंडिया का वो फॉल्टी है। उन्होंने खुद बोला है कि देखो इंडिया में हम कंपेयर करें ना तो इंडिया में परसेंटेज जो है कोविड-19 अफेक्टेड वर्सेस डेथ का, मोबिलिटीज का, वो बहुत कम है। और मेडिकल लेंसेट मेडिकल जर्नल ने खुद बोला है कि इंडिया में जो डेथ हुई है वो वर्ल्ड की डेथ का 20% कंट्रीब्यूट करता है, जो कि फॉल्स है। ऐसा हो ही नहीं सकता। गवर्नमेंट ने डिक्लाइन किया है द फिगर्स ऑफ लेंसेट। मूविंग फर्दर, सो रशिया ने देखो रशिया के ऊपर सैंक्शंस तो लग गए, बहुत सैंक्शंस लगे हैं, तो रशिया को भी बहुत लॉस हो रहा है क्योंकि वो क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई नहीं कर पा रहा। तो रशिया अप्रोच कर रहा है इंडिया को, है ना, कि हम आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑयल सप्लाई करेंगे। तो अब इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि देखो दो तीन चीज हो सकती है। अगर इंडिया ऑयल खरीदता है तो ऑब्वियसली बात है इंडिया को रेवेन्यू बहुत प्रॉफिट करेगा, लेकिन लॉस भी हो जाएगा। कैसे? इंडिया को जियो पॉलिटिकल लॉस होगा। एक तो यूएस के साथ उनका थोड़ा सा सॉरी गाइस, यूएस के साथ उनकी थोड़ी सी अनबन हो जाएगी क्योंकि इकोनॉमिक सैंक्शंस लग सकते हैं। और दूसरा, इंडिया जहां से खरीदता था इंडिया जहां से खरीदता था ऑयल, वहां से उसको कट डाउन करना पड़ेगा। ईरान हो गया, इराक हो गया, तो वो इंडिया के लिए भी वो इंडिया के लिए जो फेवरेबल नेशन था वो भी अब कम हो जाएगा, ठीक है।
जैसे कि मान के चलो हम इराक से खरीदते थे 100 रुपीज का ऑयल, अब हमें कट डाउन करना पड़ेगा, इवन हम रशिया से खरीद रहे हैं, तो इराक के लिए तो रेवेन्यू लॉस हुआ ना, तो इंडिया और इराक के रिलेशनशिप भी थोड़े से खराब हो सकते हैं। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो चाइना के जो प्रीमियर है एंड सेकंड रैंक लीडर ली कुआंग, उनका ये कहना है, तो प्रीमियर इज समथिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जैसे इंडिया में ऐसी पॉलिसी नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें आपका रशिया में होता है ना, रशिया में क्या होता है कि प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्रेसिडेंट इज समथिंग सुपीरियर, देन प्राइम मिनिस्टर इज सेकंड इन कमांड। तो चाइना के जो प्रीमियर थे ली क्वांग, उन्होंने बोल दिया है कि हम नेक्स्ट ईयर रिटायर हो जाएंगे। दैट्स व्हाट ही हैज स्टेटेड। मूविंग फर्दर, सो वर्ल्ड न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।